दोस्तों, प्रतिदिन थोड़ा सा वक्त खुद को दीजिए। सोचिए अपने बारे में, अपने सपनों के बारे में। एक एक दिन यूं ही बीत रहे हैं। आप प्रतिदिन अपने सपने को सच करने के लिए क्या कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं कुछ, तो कब करेंगे? याद रखिए, हमारे पास अनंत समय नहीं होता है। समय बीत गया तो खुद को भी हम गया बीता ही समझें, लेकिन अभी समय है, उठ जाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 24 जून के डेली करंट अफेयर। और कल हमने ये पढ़ा था कि भारत सरकार ने लोगों में कोरोना टीकाकरण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान चलाया है और इसको नाम दिया है जान है तो जहान है अभियान, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के रामपुर से की गई। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि RSS के संस्थापक केशव बलराम हेडगेवार की पुण्यतिथि अभी हाल ही में 21 जून को मनाई गई। इनका जन्म 1 अप्रैल 1889 और डेथ हुई थी 21 जून 1940 में। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीत लिया है मैक्स वर्स्टप्पन ने। याद रखना, 2021 में कुल मिला के अब तक ये 7 कार रेसें हो चुकी हैं। अगर उनके नाम आपको याद हैं तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। कल के वीडियो में मैंने आपको सभी बताया था। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारत का सबसे अधिक रहने योग्य शहर बन गया है बेंगलोर। दूसरे स्थान पर है चेन्नई, फिर आता है शिमला। सतत विकास रिपोर्ट यानी कि SDR सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक है 120, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको जारी कौन करता है? UNSDSN। भूमि संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ 2021 से हाल ही में सम्मानित किया गया है श्याम सुंदर जानी को। याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सिल्वर लाइन परियोजना जो कि रेलवे से जुड़ी हुई एक परियोजना है, इसमें 530 किलोमीटर लंबी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए ट्रैक बनाया जाएगा और इसकी शुरुआत की गई है केरल में, ठीक है। और ये 2025 तक पूरा हो जाएगा। हाल ही में किस व्यक्ति को विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है? तो ये हैं मोंटेक सिंह अहलूवालिया। देखिए, ये जो गठन हुआ है वो विश्व बैंक और IMF दोनों संस्थाओं के द्वारा मिलकर किया गया है कोविड-19 के मद्देनज़र। और अब बारी है आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन, किस राज्य ने ड्रोन के जरिए दवा पहुंचाने के लिए पहला परीक्षण स्टार्ट किया है? तो दोस्तों, ये राज्य ऐसा होगा जो कि अब 12 से 15 किलोमीटर की अगर डिलीवरी करनी है तो ड्रोन के माध्यम से करेगा। और यहाँ पर 2 कैटेगरीज लगाई गई हैं। पहली कैटेगरी का जो ड्रोन होगा वो 15 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगा 1 किलोग्राम वेट के साथ। दूसरी कैटेगरी में 12 किलोमीटर तक की दूरी ड्रोन तय करेगा 2 किलोग्राम के साथ। हालांकि अभी 40 से 45 दिन इसका जो ट्रायल किया जाएगा, उसके बाद ये सेवा अस्थायी रूप से स्टार्ट की जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा हैं और गवर्नर है वजुभाई वाला। मैं बार बार क्यों बताता हूं, ताकि ये बात आपको बिल्कुल रटी रहे। और अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि कर्नाटक से जुड़े हुए हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने बनवाई थी? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट में आएगा। तो इसको बनवाया था चामुंड राय ने। और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। श्रवणबेलगोला की बात करें तो यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास के द्वारा अपना शरीर त्यागा था, ठीक है। और देखिए, एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये भी कर्नाटक है। भारत में जितना भी कॉफ़ी का उत्पादन होता है उसमें से अकेले नियर अबाउट 59% का उत्पादन कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। कर्नाटक के जो प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इनके नाम सुन लीजिए। गलनाड और तटीय क्षेत्र के यक्षगान, वीरागेस, कमसिल, गोलार और डोलू कुनिता यहाँ की प्रचलित नृत्य शैलियाँ हैं। एक नृत्य है इसका भरतनाट्यम, जो कि अक्सर आता है एग्जाम में, जिसको भी याद रखना। भरतनाट्यम का संबंध किससे है? कर्नाटक से है। और वन्यजीव राज्य में 25 वन्यजीव अभयारण्य और 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इनमें बनेरघट्टा है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो 25 वन्यजीव अभयारण्य हैं, 5 नेशनल पार्क हैं। कहाँ पर? कर्नाटक में। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए कितने प्रदूषण नियंत्रण जलपोतों के निर्माण के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, कुल मिला के 2, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। तो आपको यहाँ पर ये बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 प्रदूषण नियंत्रण जलपोतों के निर्माण के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
मंत्रालय ने कहा है कि यह निर्माण लगभग 583 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि यह भारतीय खरीदें जो हैं वो स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित कार्यक्रम के तहत हैं, जो रक्षा पूंजी खरीद की शीर्ष प्राथमिकता है। और इस समझौते से समुद्र में तेल रिसाव जैसी आपदाओं से निपटने में भारतीय तटरक्षक बल की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और प्रदूषण से निपटने में मदद भी मिलेगी। याद रखना, हेलीकॉप्टर संचालन की क्षमता वाले इन जलपोतों में आधुनिक प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के अलावा कई उन्नत सुविधाएं होंगी। ये जलपोत नवंबर 2024 और मई 2025 तक रेडी हो जाएंगे सेवाएं देने के लिए। हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी डे मनाया गया। तो कब मनाया गया विश्व हाइड्रोग्राफी डे? तो दोस्तों ये मनाया गया था अभी हाल ही में 21 जून को। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इसकी थीम क्या है? थीम लगाई गई 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। तो ये थीम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हर साल 21 जून को लोगों को हाइड्रोग्राफी और हर किसी के जीवन में इसकी आवश्यक भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IHO के कार्यों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। यह समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए देशों से मिलकर काम करने और दुनिया भर में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन की तलाश करने के लिए भी मनाया जाता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2005 में हर 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाने का एक प्रस्ताव स्वीकार किया था और इस दिन का आयोजन 2006 से अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन यानी कि IHO द्वारा हाइड्रोग्राफर्स के काम और हाइड्रोग्राफी के महत्व के बारे में प्रचारित करने के लिए किया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन यानी कि IHO का जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो पहले नाम था IHB, इसे बदलकर IHO कर दिया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन के महासचिव कौन है? माथियास जोनास। और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन का मुख्यालय मिलेगा आपको मोनाको में। आगे बढ़िए। हाल ही में केंद्र सरकार ने किन किन सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ता हुआ एक और कदम है सरकार का। तो ये दोनों बैंकें हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा। तो केंद्र ने 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण पर मुहर लगा दी है। नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को विनिवेश के लिए चुना गया है। दोनों बैंकों में सरकार चरणबद्ध तरीके से अपनी हिस्सेदारी घटाएगी और पहले चरण में 51% हिस्सेदारी बेची जा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में 2 बैंकों और 1 बीमा कंपनी के विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की थी। निजीकरण के लिए चुने गए दोनों बैंकों का कुल बाजार मूल्यांकन 44,000 करोड़ रुपए है, जिसमें 31,641 करोड़ IOB के हैं। IOB के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस पर एक ऐप लॉन्च किया था। उस ऐप का नाम आपको बताना है। तो देखिए, अगर आप बताते हैं नमस्ते योग तो ये गलत हो जाएगा। इस ऐप को जो है आयुष मंत्रालय ने जारी किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने जो ऐप लॉन्च किया था उसका नाम है M योगा। ठीक है, तो आपको बता दें यहाँ पर कि इस ऐप को आयुष मंत्रालय ने WHO के साथ मिलकर विकसित किया है और इसमें दुनिया की अनेक भाषाओं में जो योगा संबंधी ट्यूटोरियल्स हैं वो दिए गए हैं। और नमस्ते योगा के बारे में भी जानिए। ये ऐप भी हाल ही में यानी कि 21 जून को ही लॉन्च किया गया था। इसे लॉन्च किया था आयुष मंत्रालय ने। हाल ही में किसे WWF इंडिया का फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर चुना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर ऑफ WWF इंडिया? तो दोस्तों इन्हें आप पहचान रहे होंगे, ये हैं उपासना कामिनेनी। ठीक है, तो आपको बता दें WWF इंडिया की स्थापना हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में। उपासना कामिनेनी अपोलो फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हैं, जो चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता वाले लोगों की पहचान करती है, उनका इलाज करती है और उनको जो है ट्रेन करती है। और उपासना कामिनेनी को अन्य पुरस्कार भी मिले हैं। 2019 में इन्हें कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी में नेतृत्व के लिए महात्मा गांधी पुरस्कार दिया गया। दादा साहब फाल्के 2019 में फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। 2017 में हेल्थ केयर अवार्ड में फेमिना मान्यता भी इन्हें प्रदान की गई थी। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट वेट लिफ्टर कौन बनी हैं? देखिए, बनी हैं, बना है, दोनों आप मान सकते हो। 2013 तक ये पुरुष थे। 2000 मतलब अब वर्तमान में अब ये जो है 2013 के बाद से अब ये स्त्री हो गई हैं।
और ये हैं लॉरेल हबर्ड, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो लॉरेल हबर्ड ये ओलंपिक में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनेंगी। हबर्ड ने 185 किलोग्राम वेट उठाकर न्यूजीलैंड की 5 सदस्यीय महिला भारोत्तोलन टीम में जगह बनाई है। याद रखना कि लॉरेल हबर्ड का जो नेशन है वो भी न्यूजीलैंड ही है, ठीक है। और हालांकि अब ये जो आगे ओलंपिक होने वाले हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, तो यहाँ पर इनको समर्थन भी मिल रहा है और विरोध भी हो रहा है। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली महिला पायलट जो है कौन बन गई हैं? तो जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। इनका नाम है माव्या सूदन। इनकी अवस्था अभी मात्र 23 वर्ष है, तो इन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की रहने वाली 23 साल की माव्या सूदन ने इतिहास बना दिया है। वह भारतीय वायुसेना में बतौर फाइटर पायलट शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बन गई हैं। माव्या ने पिछले साल की वायुसेना की में जो प्रवेश परीक्षा पास की थी। वह IAF इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाली 12वीं महिला ऑफिसर और फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली राज्य की पहली महिला अधिकारी बनी है। याद रखना यहाँ पर भावना कंठ जी का नाम, जो कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। और तेजस्वी सावंत, तो ये नाम भी काफ़ी चर्चित था। विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता म्यूनिख में 2010 में इन्होंने 50 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। तो नाम याद रखना भावना कंठ और माव्या सूदन का। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार FDI प्रवाह में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी, यानी कि अमेरिका। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि आगे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को कौन जारी करता है? ये जो विश्व निवेश रिपोर्ट है, यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, तो इसको जारी करता है अंकटाड, ठीक है। अंकटाड मीन्स यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इसकी अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा, इसकी जो पहली महिला महानिदेशक बनी हैं उनका नाम है कोस्टारिका की अर्थशास्त्री हैं रेबेका ग्रीन स्पैन। और अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1964। इसका मुख्यालय मिलेगा आपको कहाँ पर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। हाल ही में जारी दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड रैंकिंग में टॉप पर है अमेजन, ऑप्शन ए, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और टॉप पर तो अमेजन है, दूसरे स्थान पर कौन सा है? एप्पल है, तीसरे स्थान पर कौन सा है? गूगल है, चौथे स्थान पर कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट है। तो ये चारों क्रम से याद रखना, अमेजन, एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, ये दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड हो गए हैं। तो आपको यहाँ पर ये बता दें कि अमेजन की स्थापना 1994 में जेफ बेजोस जी के द्वारा की गई थी। और ये जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी माने जाते हैं। अमेजन की जो टोटल ब्रांड वैल्यू है वो $684 बिलियन है, मिलियन नहीं, बिलियन, बी। और इसमें जो टॉप 100 की लिस्ट जारी हुई है, यानी कि यहाँ पर जो सबसे वैल्यूएबल ब्रांड रैंकिंग हुई है, इसमें टॉप 100 में भारत की भी 3 कंपनियाँ शामिल हैं। एक TCS है 58 पोजीशन पर, HDFC है 66 पोजीशन पर और LIC है 75 पोजीशन पर। तो ये भी आप याद रखना कि टॉप 100 में 3 भारतीय कंपनियां भी हैं। और अमेजन का CEO कौन है? ND जोशी। एप्पल के CEO टिम कुक हैं, गूगल के सुंदर पिचई हैं, माइक्रोसॉफ्ट के अभी हाल ही में बने हैं सत्या नडेला। और दोस्तों अब बारी है क्विज नंबर 23 के हल की। तो प्रश्न जो पूछा गया था उसको आंसर करते हैं। हाल ही में विश्व संगीत दिवस मनाया गया था 21 जून को। इसकी शुरुआत 1982 में फ्रांस से की गई थी। और देखिए ये जो किताब आई है नेट मैक्स कर्स पैराबल्स फॉर ए प्लानिट इन क्राइसिस, तो ये किताब लिखी गई है अमितो घोष जी के द्वारा। 2018 में इन्हें जो है समाज 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, 54th ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और किस देश के पहले राष्ट्रपति केनेथ कैंडा का निधन हो गया है? तो जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे। अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म रंगहीनता जागरूकता दिवस ये मनाया गया था हाल ही में 13 जून को। और इसकी थीम क्या थी? स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। और हाल ही में चीन श्रीलंका मैत्री अस्पताल का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है पोलोनरुआ में, पोलोनरुआ, ठीक है। तो अब बारी है आज के प्रश्नों की। तो ये रहे आज के 5 प्रश्न। इसका उत्तर आपको एक ही कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो बताइए कि टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बैट्समैन और बॉलर किसे चुना गया है? 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, टेस्ट बैट्समैन और टेस्ट बॉलर किसे चुना गया है? विश्व शरणार्थी दिवस जो कि अभी हाल ही में मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना किस राज्य ने स्टार्ट करी है?
और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है। तो बहुत ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। रेगुलर अगर आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर तो बहुत आसानी से आप इनको आंसर कर लेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दिया करें, और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो उसे आप हमें studyvigyan@outlook.com पर ईमेल कर दिया करें। तो हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। मंथली PDF के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिए। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।